ये बताएं बजट में, ये ना बताएं किस पे ड्यूटी बढ़ाई किस पे कम की। दिस इज नॉट माई हेडेक। आप हम ना याद रह सकता है इतने आइटम। आप सिर्फ इतना बताएं कि आज से 7 साल बाद हमारा कर्ज उतर जाए। आपने सुपर टैक्स लगाया भूल गए, ओ यार गलती हो गई। खुद वो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है यार मुझसे गलती हो गई। तो गलती हो गई दूर कर। आपको पता है हम ईस्ट पाकिस्तान का 1% टैक्स भी दे रहे हैं जो मर्ज कर दिया उन्होंने, आपको पता ही नहीं है। वो लगा था जब 71, जब पहले तूफान आता था उस पर लगता था वो फ्लड टैक्स, वहां पे जो हाँ आता वहां का था। टैक्स यहाँ लगता था वेस्ट पे। वो भी आज 1% आप किसी जगह दे रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। तो भाई हमारी एसआरओ इकोनॉमी है। रात को एसआरओ निकलता है फिर अगले दिन निकल जाता है। जब मेरा सामान आ जाता है तो फिर दूसरे को तंग करने के लिए दूसरा एसआरओ निकलता है, उस पर 40%। तो इस तरह इकोनॉमी चलती है इस क्या? तरह इकोनॉमी आपकी आज आपके पास 1 महीने के या 2 महीने से ज्यादा का फ्यूल आज अगर हंगामा हो जाता है ईरान का, आपने कभी सोचा है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किया आपने कभी पाकिस्तान की? अगर ये हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप 2 दिन का ऑयल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है आपके पास, 2 महीने 1 महीने के रिजर्व। तो भैया कहाँ पहुंचेगा तेल? आज जो आपकी इकोनॉमी में कुछ अच्छाई नजर आ रही है वो आधा तेल होने की वजह से नजर आ रही है। तेल की कीमत आधी हो गई है 100 से, तो इसलिए वो 50% बिल आपका कम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल सही शेख के साथ। और आज हमारे मेहमान जो हैं उनसे बहुत सारी बातें होनी हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हम करेंगे। थोड़ा सा उनका तारुफ मैं करा देता हूं और बाकी तारुफ हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खुद करा दें। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं पेट्रोलियम के केयर टेकर सेटअप में, और उसके अलावा सीमेंस पाकिस्तान के एमडी एंड सीईओ रहे हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पीएसओ की बोर्ड पे भी चेयरमैन, आप चेयरमैन थे पीएसओ की बोर्ड पे बोर्ड और ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके अलावा किंग्स कॉलेज और इंपीरियल कॉलेज से आपकी तालीम है, हायर एजुकेशन और कारपोरेट गवर्नेंस, कारपोरेट सेक्टर को आपसे बेहतर मैं नहीं समझता इस वक्त कोई उनको समझता होगा। बातें इनसे बहुत सारी होनी है। हम स्टार्ट करेंगे इनसे इनके बैकग्राउंड के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है जब से हम देख रहे हैं देयर आर ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो ये कब ठीक होगी, ठीक करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और अभी हम कहाँ खड़े हैं, ये बातें हम उनसे करेंगे। लेकिन उससे पहले वेलकम करते हैं सुहेल वजहात साहब। इट्स बिन ऑनर टू शुक्रिया, होस्ट यू बहुत एज माई शुक्रिया ऑन माई आपका, इट्स पॉडकास्ट। माय ऑनर। और मैं ये चाहूँगा जो हमारा एक सिलसिला होता है पॉडकास्ट में, कि हम चाहते हैं कि चूँकि आपको माशाल्लाह सब जानते हैं डेफिनेटली, लेकिन फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल हु वाचिंग दिस पॉडकास्ट, कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नी। सर तजुर्बा हाँ, क्या है? मैं शिकारपुर में मैंने नर्सरी की। शिकारपुर तो मेरा भी होम टाउन है। जी, तो शिकारपुर में मैंने नर्सरी की। हबीबुल्ला पब्लिक स्कूल होता था, मिसेस लकी हम आई थी। तो मेरे वालिद साहब वहाँ जज पोस्टेड थे, तो इसलिए मैंने वहाँ से की। 1-1.5 साल वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं सेंट बोनावेंचर, क्योंकि और जगह ट्रांसफ़र हो गया तो इसलिए मैं सेंट बोना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं दही इलाकों से भी ताल्लुक़ है मेरा, और अर्बन से भी है और रूरल से भी, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि मेरे तजुर्बे से क्या क्या गुजरा। जो चीज़ हाथ से गुजरती है, छू के गुजरती है, इंसान को याद रहती है। बिल्कुल सही। आज भी मुझे शिकारपुर का शाही बाग, ये दर और सारे याद हैं। हम्म, तो उसके बाद आपका हो गया 65 की जंग और कैपिटल शिफ्ट हो गया आपका इस्लामाबाद। जी तो हाँ। माई फादर ने कहा कि अब तुम हमारे साथ रह सकते हो। उस वक्त हम नानी के यहाँ रहते थे क्योंकि हैदराबाद में थे। उन्होंने कहा अब आप आ जाएं इस्लामाबाद। तो मैं 5वीं क्लास में, वो सॉरी तीसरी क्लास में इस्लामाबाद चला गया 65 में। उस वक्त मेरी उम्र 7 साल थी। तो 58 की मेरी पैदाइश है, 65 था नहीं, मैं ख्याल तीसरी नहीं दूसरी में दाखिला मिला था, दूसरी या तीसरी में। ठीक अच्छा, है। डबल प्रमोशन मिला हुआ था मुझे ठीक है। इसलिए। और मैंने सर सैयद पब्लिक स्कूल, जिसके पैटर्न इन चीफ अयूब खान होते थे अलीगढ़ के, तो वहाँ प्रोफेसर जो साहब थे जो हमें पढ़ाते, शफ़ी साहब, वो भी अलीगढ़ के ही पढ़े हुए थे। तो बड़ा डिबेटिंग क्लब और ये, और बचपन से। ठीक है। तो वहाँ हम पढ़े। पढ़ने के बाद मैट्रिक किया तो आपने ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग कर दिया, तो 1 यूनिट हो गया। तो मेरे फादर ने
सिंध ऑप्ट कर दिया, हाई कोर्ट सिंध। हम्म। तो वहाँ से हम 71 में फिर से हिजरत करके सिंध आ गए इस्लामाबाद ठीक है। से। वी वर द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ इस्लामाबाद बाय द वे, अच्छा, 65 में। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अब सरकारी लोग ही गए थे ना, और तो वहाँ कुछ था जी नहीं। हाँ। शायद फिर यहाँ आ गए। फिर यहाँ से मैंने हैदराबाद कैंटोनमेंट साइंस कॉलेज से एफएससी किया माशाल्लाह से, उसमें मेरी निशान हैदर आई। वहाँ सरगोदा में मैंने पिंडी से किया था, सरगोदा से वहाँ मेरी नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप आई और माशाल्लाह। स्कॉलर हुआ। फिर मैं यहाँ एनईडी आ गया, और दाऊद इनका एक ज्वाइंट कोर्स था इलेक्ट्रॉनिक्स का, उस ज़माने में डिग्री हमें एनईडी की मिलती थी, कोर्स बहुत सारा दाऊद में भी होता था। तो यहाँ से एनईडी की डिग्री मिली हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में 1978-79 के बैच में। और उसमें मैंने पूरे सारे पाकिस्तान को टॉप किया, तो मुझे निशान कायद आज़म स्कॉलरशिप मिल गई, और उसके ऊपर मैं, यानी गोल्ड मेडल तो मिलता ही था, ये भी मिल गई। और उसके बाद मैं इंपीरियल कॉलेज और किंग्स कॉलेज का जॉइंट एक था शायद नॉर्टिक्स, और वो उसके ऊपर मुझे दाखिला मिल गया। फुली पेड स्कॉलरशिप थी, और हर तो वहाँ अल्लाह का शुक्र है अच्छे नंबरों से पास हो गया। उन्होंने फिर थोड़ा बहुत काम भी कराया। फिर मुझे मौका मिला वहाँ से थोड़ा सा हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की बिज़नेस सीखने का। वो मुझे सीमेंस ने सिखवाया, मतलब मैंने अपने पैसों से नहीं, उन्होंने भेजा। तो फिर मुझे जर्मनी से इन्होंने पाकिस्तान भेज दिया, थोड़े दिन यहाँ रहा, फिर जर्मनी रहा, फिर यहाँ रहा, फिर जर्मनी रहा, फिर मुख्तलिफ 30 साल की उम्र में मैं सीईओ के लेवल पे पहुँच गया सीमेंस सीमेंस में। और पाकिस्तान। फिर उन्होंने मुझे क्लस्टर देने शुरू कर दी। क्लस्टर हमारे यहाँ थे 17 क्लस्टर थे, तो उसमें से हर दफ़ा 1-2 क्लस्टर मुझे मिल जाते थे, ठीक कभी है। साउथ अमेरिका, कभी कोई, कभी फलाना, कभी ऑस्ट्रेलिया। आखिर में जो मेरा असाइनमेंट था वो था वेस्ट एशिया एंड मिडिल मीना। ठीक है। तो उस क्लस्टर में तकरीबन 30-35 मुल्क आते थे जिनको मैं देखता था, जिसमें इराक भी था। अफगानिस्तान का बिजनेस शुरू किया तालिबान के ज़माने में, सोच लें कितना मुश्किल काम बहुत है। difficult। इराक का क्या है लड़ाई में, और ईरान के तो आपको पता ही है, पाकिस्तान का भी आपको पता है। तो ऐसे मुश्किल जगहों पे मैंने इकॉनमी में अपना हिस्सा डाला आपने। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि इकॉनमी चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद मैंने चारों सेक्टर खंगाल लिए, ठीक है। जो एक किसी इंसान के होते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट होता है, कोई सियासतदान होता है, कोई टेक्नोक्रेट होता है। तो मैं सबसे पहले तो टेक्नोक्रेट था, और सीमेंस में रहा, और सबसे पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल में मैं फर्स्ट 20 में रहा। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल थी उस ज़माने में, 191 कंट्री, वन मोर देन कोको कोला, ये ऐड था हमारा। अच्छा। कि हम दुनिया में 191 मुल्क में, जबकि कोको कोला उस ज़माने में 190 मुल्क में थी। अच्छा। तो यानी इंजीनियरिंग कंपनी को इतनी वास्ट जगह पे होना, और एक कंज्यूमर ये B2C वाले को होने में बड़ा फ़र्क होता है B2B में, हाँ जी। आप अगर इकोनॉमिकली देखें। फिर वहाँ से होने के बाद मैंने 2012 में कुछ रीजंस थी कि मेरी कुछ इख्तलाफात हुए पाकिस्तान की वजह से सीमेंस में। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान को नहीं करूँगा ख़त्म, और आप जिससे चाहे करा लें ख़त्म मेरी। तो मैंने वो जान छुड़ा ली। और वहाँ से फिर मुझे ऑफ़र हुई पीएसओ के। अच्छा, पीएसओ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता, पीएसओ का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, हाँ। जिसका ऑफिस भी वहीं होता है। तो वहाँ उसको चलाया, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा चलाया, अच्छा नाम कमाया, और इज़्ज़त के साथ वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया। फिर मैं केयर टेकर में चला गया, और वहाँ भी मैंने एनर्जी मिनिस्ट्री चलाई, जिसमें पेट्रोलियम भी थी, ये भी था, वो भी था। और बड़ी इज़्ज़त के साथ वहाँ से भी मैंने रिजिग्नेशन दे के वापस आ गया। तो ये तीसरा सेक्टर। फिर उसके बाद मैंने अपने बिजनेस स्टार्टअप शुरू किए, ये किया, मैनेजमेंट लोगों की ठीक जहाँ ज़रूरत पड़ती थी तो उसमें हेल्प की, ये किया, बहुत सारे स्टार्टअप किए, कोई तकरीबन 20 स्टार्टअप ऐसे हैं माशाल्लाह से 2013 से अब तक, जो लोगों माशाल्लाह बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, इज़्ज़त करते हैं। अभी रिसेंटली एक जरिया का आईपीओ किया, 16 रुपये में, आज 70 रुपये में ट्रेड हो रहा है शेयर। तो ये इकोनॉमी में ये सारा हिस्सा ही डलता है ना, यही इकोनॉमी, और यही क्या इकोनॉमी है, हाँ। सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ना। रेसिपी एक अलग चीज़ है, इंग्रेडिएंट्स एक अलग चीज़ है। इंग्रेडिएंट्स तो मैं आपको 10,000 अच्छे गिना सकता हूँ, रेसिपी नहीं है। रेसिपी नहीं है। तो मतलब कभी अच्छी बिरयानी पक गई, कभी ख़राब पक गई, इल्ज़ाम आपने रेसिपी पे डाल दिया। रेसिपी पे डाल दिया। तो ये करते करते मैंने ये वाला हिस्सा भी सीख लिया, एंटरप्रेन्योरशिप का, थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योर कि आप अपना भी बिजनेस कैसे करते हैं। तो ये चारों जो हिस्से होते हैं ज़िंदगी के, कॉर्पोरेट, ये वो सब मैं अपना हिस्सा डाल चुका हूँ। अब मेरी उम्र तकरीबन
68 हो रही है, तो अब मेरा आखिरी 10 साल का प्रोग्राम है कि मैं अपने नौजवानों को ऐसी लेगेसी दे के जाऊं। अब ज़ाहिर है उम्र का एक ठीक है, सही। अंदाज़ा है ये 10 साल का कि हम्म, शायद इतनी उम्र हो जाए, अगली 10 साल मिल जाए, अभी सेहत ठीक है, हम्म, अगर नहीं मिले तो बात ख़त्म हो गई, बात अगर खत्म हो मिल गए जाएगी। तो इस 10 साल का ये है कि मैंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ के जानी है इन 10 साल में कि जो बाद में लोग कहेंगे हाँ सुहेल एक साहब होते थे वो ये कर गए। बिल्कुल तो ठीक, ये बिल्कुल ठीक। अगले ज़िंदगी का जो मकसद होता है ना, यानी हम्म, पर्पस ऑफ लाइफ, वो अब ये रह गया। हम्म, अब पैसा कमाना नहीं है, कुछ नहीं करना। माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं, माशाल्लाह। चारों के चारों सीईओ हैं हम्म। किसी ना किसी कंपनी के, मल्टीनेशनल के। इसलिए मैं इस फ़िक्र से, अल्लाह ने अभी तक आज़ाद रखा हुआ है माशाल्लाह से, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ गप्पे-शप्पे मारते हैं, खेलते कूदते हैं हम्म। और आपके साथ बैठ के बातें करते हैं। सुहेल भाई, आपका तो एक बड़ा वर्सेटाइल एक्सपीरियंस, जिस तरह आपने बताया कि हर जगह का मौका अच्छा, मिला मैंने आपको। सितारे इम्तियाज़ भी, सितारा इम्तियाज में वो सोच रहा था कि आपने और बताया नहीं था। हाईएस्ट हाँ। मेरे ज़माने में जब मैं इंचार्ज था तो सबसे मेरे उसमें साइटेशन में लिखा है कि 7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी डायरेक्ट। अच्छा। और मैंने सारी यू फ़ोन, ये फ़ोन, ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब चीज़ मेरे ज़माने में आई थी। इसमें मेरा एक किरदार था जिसकी वजह से मुझे हम्म, सितारा इम्तियाज़ मिला 2006 में। माशाल्लाह। तो आपने कभी इस तरफ सोचा कि ये जो आपने ओवर द पीरियड एक्सपर्टीज गेन की, हर सेक्टर में तकरीबन आप गए, तो ये कुछ लोगों तक आगे बढ़े और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां आप यंग लीडर्स को गाइड कर सकें, यंग लीडर्स को मोटिवेट कर सकें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कहीं ऐसा मौका मिला या चाहते हैं आप? ऐसा मौका मिलता है और मैं करता भी रहता हूँ हाँ। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन मसला पता क्या है हम्म, कि जो हमारे यहाँ किसी वजह से उस पोजीशन पे लोग पहुँच जाते हैं ना, वो सुनना बंद कर देते हैं। सुनना बंद कर देते हैं। तो अब आप अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में नीचे जाएँ तो बुरा मानना शुरू कर देते हैं। हम्म, यार हमें बताएँ, हम करें। अच्छा, हमें बताएँ का मतलब मैं, तो अब मैं से तो होता नहीं, हम तो आज भी अनलर्न करते हैं और लर्न करते हैं। हम्म। अब हमने तो मज़दूरी से काम शुरू किया था बर्मा ऑयल मिल में, अच्छा, अप्रेंटिस। अच्छा। तो मज़दूर से फेडरल मिनिस्टर, वो भी सबसे बड़ी 34% जीडीपी का इंचार्ज होता है, हम्म। एनर्जी मिनिस्टर। हाँ। इंपोर्ट्स भी तकरीबन 24-26% हमारी ही होती हैं एनर्जी की। हम्म, तो इस चीज़ को चलाना और फिर एक मज़दूर से वहाँ, तो कुछ ना कुछ तो किया होगा ना कुछ ना कुछ ज़िंदगी तो में, किया है। गलत या सही। अब आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप किसी लीडर से बात करें, तुम्हें क्या पता? अब आगे तो आपको फ़ौरन आयरन कर्टन गिर गया ना कि हम्म। अब वो ज़माना ही नहीं रहा, कोई इज़्ज़त भी नहीं करता है कि अगर ये सीनियर है तो चलो इसकी सुन तो लो। सुन तो लो। वो तो जो छोटा-सा है वो आपको शट अप कॉल दे देता है। हम्म। तो आपको क्या पता जी आज, ना वो जमाना हमसे चेंज हो गया। सीखना चाहते हैं। हम्म, अच्छा, अब इसके लिए जो एनवायरनमेंट है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ ने और असातिज़ा ने क्रिएट करनी होगी। एक हम्म, ज़माना था आप हमारी सुनते थे, हम्म, असातिज़ा सुनवाते थे, ज़बरदस्ती बैठ के सुनवाते हम्म, थे क्या। तो मेरे नज़दीक अगर ये चीज़ ट्रांसफ़र करनी है तो अब यूनिवर्सिटीज़ अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी उनके हिसाब किताब है सेमेस्टर्स का, उसमें ऐसे लोगों को बुलाएँ और जी हाँ। उनसे उस वक़्त जो कच्चा ज़हन है ना उसमें डलवाएँ। उसमें पक्का डलवाएं। ज़हन तो यहाँ सीखने को हम्म। तैयार नहीं है, आप किसको सिखाएँ? मिसाल के तौर पे आज मैं एक एमएनए साहब से मिला, उनसे मैंने कहा कि कह रहे यार कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही सिस्टम में चलेगा। बस छोड़ो, दफ़ा करो, चाय पियो। एमएनए, सिटिंग एमएनए हम्म, हैं। हाँ। तो अभी शाम को, अच्छा, आपने तो बताया था, हाँ, तो कि वो जो है ना, जब ये माइंडसेट है तो आप क्या बात करें। हम्म, अब मेरे नज़दीक सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जैसे आईबी है, आई जो अच्छी जगह हैं जहाँ से लीडर पैदा होते हैं, हम्म, यही लोग जाते हैं ना, बाकी जगह तो एक हाँ, आध कोई ऑफ द हाँ, सही वो कहा चला आपने, जाता है जो सही कहा। मेन हिस्ट्री में। तो इनमें बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मैट्रिक और ओ लेवल, ए लेवल के ज़माने से कुछ ऐसे हज़रात जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कामयाबी से गुज़ारी या अपने हाथ से कुछ करके दिखाया। हम्म, एक तो वो होता है ना, चमचा लेके पैदा हो गया, उसने आज तक $1 खुद नहीं कमाया। हम्म। हमने तो ₹340 से यहाँ तक कमाया, आपकी आखिरी सैलरी क्या ड्रॉ किया आपने 3 सीमेंस में? करोड़। 3 करोड़ पे हुँ, पर मंथ? जी, जी, पैकेज था। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो जो है ना, तो ये कमाया ना, मेरे मेरे बाप ने मुझे इनहेरिटेंस में ज़ीरो छोड़ा। जज थे, ईमानदार थे, तो कुछ नहीं था। हम्म, खाने को था तो पहनने को नहीं होता था, पहनने को था तो खाने को नहीं होता। जज थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल से रिटायर है। लेकिन आज मैं हैरान होता हूँ कि ये जजेस इतने पैसे हमारे अब्बा के पास क्यों नहीं थे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अब्बा से हम्म। पूछूंगा ऊपर जाके कि आप क्या गलत काम करते थे जो आपके पास पैसे नहीं थे या आप कम खाए। तो हम्म,
इस पे हैरत होती है मुझे खुद। नहीं तो बिल्कुल वो सही जो है ना, आपने। तो हमें तो इनहेरिटेंस में जीरो मिला, आप चेक कर लें। हम्म, हमने जो भी किया अपने अपनी मेहनत से अपनी मेहनत से जलील होके आगे करके, हाँ, रात रात भर जाग के, दिन दिन भर सफर करके, भूखे रह के, जो भी कर सकते थे किया, और सारा कुछ अचीव कर लिया, अच्छा अच्छा अचीव कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और सब है। तो ये चीज अब हमारे लोग जो है ना, जो सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं, सीधे कुछ बन जाते हैं। तो उन्हें क्या पता है उन्हें कि क्या ये पता कि हाँ। बर्मा ऑयल मिल का मजदूर कैसे तेल को उबालता है या हम्म, रखता है या साफ करता है, या सही कहा आपने। उसे तो नहीं पता। मुझे ये नहीं कि मैंने ऑयल में पीएचडी किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि आप कैसे साफ कराएं, तो आज भी करा दूंगा आपको, हाँ, साफ भी कर दूं, इसलिए कि मैंने हाथ से किया ना हाँ, और जो आप चीज जहाँ आप। रहे आपने मेहनत की ना तो आपने, हाँ। ये वाली चीज, आपका सवाल बहुत ही वैल्यूएबल है जो आपने किया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर्स हैं या जो भी हैं जहाँ, वो ये कोशिश करें कि हाँ, ये जो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे हमें बुला लें, भले हमें कोई पैसे ना दें, हम नहीं उनसे चाहे भी नहीं चाहे, हम तो ये लेगेसी देना चाह रहे हैं। हम्म, तो वो बच्चे उस वक्त यंग होते हैं, उनके ज़माने में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर ये ख़राब है, वो ख़राब है, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है, मुझे तो मुल्क से बाहर जाना है, इस तरह के सवाल हाँ होते हैं। बिल्कुल, मैं तो यूथ को करता हूँ फोकस, तो तो यही ये सवाल होते हैं। तो ये तो उनको समझाया जाए कि नहीं, तेरे लिए ये काम भी है भाई, तू इसमें जा, इतने पैसे मिलेंगे, ये गाइडेंस है ना। हम्म, इसी तरह तो वो लीडर बनेगा, लेकिन उसको ये चीज, हमें ये हम्म, प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं है सर। हम्म, ये है। अब मैं क्यों आता हूँ पॉडकास्ट पे, आपने कहा मैं फौरन, मैंने कहा नहीं आज ही कर लें, हम्म। क्योंकि ये कहीं तो जाएगा। सर जाता है, और और ये आजकल अब सोशल मैं मीडिया का मशर खान जमाना के है। साथ भी करता हूँ, हाँ, मैं और लोगों के साथ भी करता हूँ, मैं कुछ 5-6 पॉडकास्ट लोग हैं जो मेरे हर हर महीने में 1-2 होते तो रहते मुझे हैं। भी जरूर उसमें डाल लें, तो क्योंकि हम भी सर आपको बुलाते आप रहेंगे और इस सर पर्पस मुझे के लिए डालने बुलाएंगे। नहीं, मैं तो जो बुलाता हूँ मैं इसलिए आता हूँ कि मेरा अपना जाती इंटरेस्ट है कि मैं, मेरी आवाज कहीं चली जाए, ये हाँ। बात किसी कोई एक आध वाइस चांसलर सुन ले, वो कहे हाँ सुहेल साहब कल आके आप हमारे एफएससी के बच्चे को या बीए, वो ये और ख्याल हमसे आए। वो सवाल पूछें। देखिए जो सवाल आप पूछेंगे वो उस बच्चे के जहन में नहीं है, हम्म, हो सकता है उसके लिए इररिलेवेंट हो, हम्म, या जो मैं यहाँ बता रहा हूँ हो सकता है इररिलेवेंट, लेकिन वो बच्चा जब डायरेक्ट मुझसे पूछेगा, वो अपने दिल की बात पूछेगा, सुहेल साहब ये तो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, मेरा मसला तो बताएं कैसे हल होगा। मेरे मसले का हल क्या है। सही कहा आपने। एक आके डॉक्टर आपको एक लेक्चर दे देता है, वो तो जनरलाइज देगा ना कि आपकी हम्म, सेहत ये है वो है, लेकिन मेरा मसला कुछ और है। मैं कहूँ ये बता रहा है कि ये करो, मैं तो इसमें फंसा हुआ हूँ, तो मेरा तो ये मसला तो हल करो। तो ये बहुत जरूरी है एजुकेशन का पार्ट। आप देखें हार्वर्ड चले जाएं, आप स्टैनफोर्ड चले जाएं, आप नाम लें किसी भी कंपनियों हम्म, का, वहां सब बुलाते हैं, हम्म, सारे लोग जाते हैं, बिल गेट जाता है, ये जाता है, बेप्सन कॉलेज में मैं जाता रहा हूँ, बाबर अली साहब को बुलाते रहे, इनको बुलाते रहे, मैं ये हम्म। वहां जाके वो कहते हैं भाई आप अपने मुल्क के बारे में बताएं। अरे पाकिस्तानी पाकिस्तान की मसाइल को बता सकता है ना बिल्कुल किसी सही, जगह बिल्कुल पे, सही। कोई और तो नहीं बता सकता। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ, हमारे यहाँ कोई आने की लिफ्ट नहीं कराता, कोई किसी वाइस चांसलर ने आज तक बुला के ये नहीं पूछा कि भाईजान आपने ये कुछ किया है, तो आप कुछ तो हमारे शागिर्द भी रहे होंगे, हम किसी ना किसी के कहीं ना कहीं डायरेक्टली, कि आप आके कुछ अच्छी सी चंद बातें तो बता दें इनको। हम्म, हम तो बताते हैं, देखिए आप तो टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं ना, टेक्स्ट बुक हम्म। से मसले जिंदगी नहीं मसले हल नहीं चलती सर। होते, मैंने मसले। आज तक जितनी टेक्स्ट बुकें पढ़ी हैं माशाल्लाह से बहुत पढ़ी, हम्म, लेकिन उसमें से मेरे ख्याल है 10% भी आज तक मेरे काम नहीं आया। हम्म, 90% मैंने सड़क पे सीखा है। हम्म, बिल्कुल सही। तो वो बेचारे सड़क पे सीखने से पहले अगर हमसे आराम से सीख लें तो उनका वक्त बच जाएगा ना सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है, वरना वो बिल्कुल ऐसा ही है। तकलीफों में जाके ये। हाँ, तो आपका उस वक्त भी जिक्र निकला था, मेरी पॉडकास्ट में सरोज लोधी साहब भी तशरीफ लाए, जी उनसे जी बड़ी जी एकेडमिक बातें हुई। HEC चेयरमैन तारिक रफ़ी साहब तारिक तशरीफ लाए। रफी इज माय कजिन आल्सो। अच्छा, उनसे भी हमने बातें की बहुत सारी, और पर्पस अब हर मर्तबा यही था कि इनकी बातें, लीडर्स की बातें लोगों तक, बच्चों तक पहुँचे। और हम नहीं उसका एक ही जानते कि तरीका, हाँ, मैंने कहा कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे यही यही जमाना देखते है। हैं। टीवी मुझे लगता है कि ऑब्सोलीट हो चुका है। टीवी पे अब कम लोगों का रुझान है। इसमें भी आप छोटे छोटे जब बना के भेजेंगे ना, शॉर्ट्स में करता हूँ, तो वही मैं करता काम, हूँ शॉर्ट्स। इतना लंबा कोई नहीं नहीं, सुनेगा नहीं, मेरा। मैं इसमें से बेस्ट शॉट्स निकालूँगा, और हमेशा करता हूँ, सारे पॉडकास्ट में निकालता हूँ, और वो बड़े कैची होते हैं, और उनमें जो आपकी बड़ी प्रोमिनेंट बातें होंगी 60 सेकंड्स के अंदर-अंदर, उनको हम शॉर्ट्स में चलाते हैं, सो दैट बिल्कुल, दिस पीपल इज द शुड। राइट वे एट द हाँ, मोमेंट। सो आई डू इट, आई मीन आई डू इट माय सेल्फ। पहले टीम थी, अब वो भी नहीं, तो अब मैं खुद करता हूँ। स्ट्रीम मेरा लाएँगे। पर्पस सिर्फ है कि मैंने आपको बता दिया, अगले 10 साल का पर्पस ऑफ लाइफ ही यही है, और हाँ, कुछ है ही नहीं। डन हो गया सर, डन हो गया। आप हमारे अच्छा सर, इकोनॉमी पे कुछ बात कर लें जी जी बिल्कुल कि ये हुकुम। मसले मसाइल इकोनॉमी के क्या सर है जब देखिए, से। मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं खुल के बात कर लूँ। सर कर लें, बिल्कुल कर लें। देखिए इकोनॉमी सबसे पहले चलती है ईमानदारी से।
यानी सबसे पहले मैंने अपने बारे में सोचने के अलावा आपकी इकोनॉमी के बारे में भी सोचना है। ठीक है। अपनी सैलरी से पहले आपकी सैलरी देने का सोचना है। हम्म, अपनी गाड़ी खरीदने से पहले आपकी गाड़ी को प्रोवाइड करने का सोचना है। तो यही इकोनॉमी का तरीका है। इकोनॉमी की जो बास्केट्स होती हैं कमाने की, वो 3 होती हैं: फूड, इंडस्ट्री, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज जो भी है उसमें हाँ, गुड्स आए, आईटी हाँ, आए, सर्विसेज जिसे सर्विसेज कहते हैं, जिसमें एसेट कुछ नहीं होता, जी हाँ, सिर्फ बिल्कुल गपशप होती बिल्कुल है। सही कहा। और इंडस्ट्री से भी मेरा मतलब होता है लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज इंडस्ट्री, हाँ। फूड बास्केट आप इंपोर्ट पे हैं, है ना? बिल्कुल है। और जब भी एक्सपोर्ट करते हैं सब्सिडी दे के करते हैं। अजीब बात है। हम एग्रो इकोनॉमी क्या कहते हैं आप अपने आप को? एग्रो इकोनॉमी। एग्रो इकोनॉमी में आप जब भी कोई एग्रो चीज एक्सपोर्ट करते हैं उसे सब्सिडी देते हैं, जब इंपोर्ट करते हैं तब भी सब्सिडी तब भी देते हैं। सब्सिडी। अब ये एग्रो है, ये आपकी वो सारी इकोनॉमी है फूड की, जो सबसे बड़ी बास्केट है, 26-27%, जिसपे आप टैक्स भी नहीं देते। कमाल जिसपे आप टैक्स भी नहीं देते, उसके बाद भी सब्सिडी देते हैं। कमाल देखे ना आप इस पे गौर कीजिएगा। ये जो मैं बात नहीं आपने बिल्कुल सही बात अजीब बेवकूफी की कर रहा हूँ, लेकिन नहीं वेरी समझने की बहुत सारे नाराज भी हो जाएंगे मुझसे। दूसरी चीज है आपकी इंडस्ट्री की। लार्ज इंडस्ट्री आपकी गिरती जा रही है। जब लार्ज गिरती है तो एसएमई गिरती है। एसएमई आपकी बैकबोन होती है किसी भी मुल्क की। चाहे कोई पंचर बनाए, टायर बनाएगा, कोई रिम बनाएगा, कोई वेल्डिंग करेगा, ये सब एसएमई में आता है ना, प्लास्टिक के छोटी छोटी चीजें। तो जब लार्ज इंडस्ट्री नहीं चलती तो वो आपकी देख लें, उसको चलाना चाहिए ना। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। सिर्फ ये कहने से नहीं चल रही तो चलेगी नहीं ना, या बहुत बुरी है और ये हो गया वो हो गया, नहीं ऐसे नहीं। हमें पता है कैसे चलाना, हमने चलाई है लार्ज इंडस्ट्री। हम पाकिस्तान से इंजीनियरिंग गुड्स मैंने पर्सनली एक्सपोर्ट किए हैं यार। मुझसे आप कैसे बहस कर सकते? मेड इन पाकिस्तान नहीं बिके। अब कैसे हाईली टेक्निकल ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स, स्विच गियर्स, ये मैंने खुद किए हैं एक्सपोर्ट। अच्छा। दुनिया में एक्सेप्टेबल थे। सऊदी अरब में, जो कुवैत में, जहाँ वो फॉरेन मेड इन पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते थे उस जमाने में। अब समझते हो तो मुझे नहीं पता, उस वक्त तो नहीं समझ। उस वक्त मैंने जाके अपनी क्वालिटी पे बेचे। अच्छा, तो क्यों नहीं बिक सकते? सब चीज बिक सकती है, लार्ज इंडस्ट्री बन। आप ऑटो इंडस्ट्री की बड़ी बातें करते हैं, ये इकोनॉमी नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री पे तो आप सारी सब्सिडी देते हैं। एसकेडी आता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होती ना। छोटी मोटी टायर वायर बन गया, ये बन गया, रिम। 20% आपकी वैल्यू में लोकलाइजेशन है या इंडिजनाइजेशन है, और 80% इम्पोर्ट है, क्योंकि इंजन विंजन सब बाहर से आता है। हाँ, क्वांटिटी में आप 80% लोकल बनाते, क्योंकि एक नट और एक बोल्ट और एक ये, उससे क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन वो इंजन और वो तो 3 चीजें ही होती है ना, गियर बॉक्स, तो बात खत्म हो गई। अब इसे आप बेवकूफ़ी समझ लें या बेवकूफ़ बनाना समझ लें, इकोनॉमी में। तो हमें ऐसी इंडस्ट्री की ज़रूरत है जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करे, जो हम नहीं कर रहे। तीसरी बात आपकी आती सर्विसेज। अब सर्विसेज में आपने ऐसे लॉ बना दिए, मेरे आईटी वाले आधे से ज़्यादा पैसे बाहर रखते हैं, उन्हें यहाँ से ले जाने नहीं देते। तो वो कहते हैं हमें काम तो कैसे करना, तो पूरे रेमिटेंस आती नहीं, जबकि आनी चाहिए डॉलर पर से। स्टेट बैंक का रूल अजीब से। तो भैया आप रूल कोई अल्लाह मियाँ ने तो नहीं उतारे, ये तो हमारी इंसानी लिखी हुई किताबें हैं, तो इसको तो चेंज करना कोई इतना बड़ा फतवा तो आएगा नहीं इसके ऊपर। लेकिन सोच होनी चाहिए ना फ्यूचरिस्टिक। आज की नहीं होनी चाहिए कि आज मुझे चाय मिल गई बड़ी अच्छी बात। मेरी फ्यूचरिस्टिक ये होनी चाहिए कि ये चाय मुझे रोज मिले, ये रोज मिले। बिल्कुल सही। आज मुझे मिल गई साहब, आप उन्होंने पिला दी रशीद भाई ने, और बड़ा अच्छा मजा आ गया, कल फिर आ गई पी लूंगा। ये दिस इज रॉन्ग अप्रोच ना। अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये मैं रोज मुझे कहीं ना कहीं से हासिल हो सके ना, मैं इसको चलाऊं, यानी कंटिन्यू हो, कंसिस्टेंसी हो, ये सारी चीज़ों। अब तो सर्विस में हमारे, आप देखें रेस्टोरेंट खुलता है, प्रतिशत दिन बंद हो जाता है। आप दुनिया में जाए 120 साल पुराना रेस्टोरेंट है, ये फलाना है, ये इतनी बड़ी चेन है। हमने कौन सी मैकडोनल्ड बनाई है, कोई मुझे बता दे। कोई ऐसी चेन नहीं। बंद कबाब हमारा इजाद है, मैकडोनल्ड उन्होंने बना लिया। चल वो रहा है। नहीं, आप बताए ना बंद कबाब और मैकडोनल्ड में क्या फर्क है। लेकिन हमने आज तक वो बंद कबाब को ब्रांड नहीं बनाया। ब्रांडिंग हमारे यहाँ है ही नहीं, तो सर्विस कैसे चली? सर्विस तो ब्रांडिंग पे चलती है। मिसाल के तौर पर गुची है, आप हब को नहीं बनाते, हब में नहीं बनाते, हब लेदर में और जाफर जी, वो क्यों नहीं बने इतने बड़े ब्रांड? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ही नहीं है। एक खादी है बेचारा, उसने कुछ कोशिश की है, वो आगे बढ़ रहा है, अल्लाह करे और बढ़ जाए। ब्रांडिंग क्यों? हमारे ब्रांड कितने पूरी दुनिया, आप इसके देखें चाइना के ब्रांड,
फिर आप वहां जाएं जापान में कितने ब्रांड मिलेंगे आपको, मित्सुबिशी, ये फला, कोरिया में जाएं सैमसंग थे, ये थे वो। तो हमने क्यों नहीं आज तक कोई ब्रांड बनाया? तो ये सोच लानी है ना इकोनॉमी में, ब्रांड बनाएंगे तो पैसे मिलेंगे ना। ये आप छोले चने बेच के पैसे नहीं मिलते, मिलेंगे। और या आप कर्जा लेते रहे। अच्छा, फिर आपकी आमदनी के जराए क्या होते हैं? ये 3 होते हैं। फिर आप ये देखें कि आपके जराए होते हैं एक्सपोर्ट करना, तो आपके गुड्स तो होते नहीं, 20 से ऊपर गई नहीं, 20 सर्विसेज में 25 हम, अच्छा, सर्विसेज में भी ब्रेन होता है हाँ, रेमिटेंसेस वहीं से आ रही तो हैं। आपका 31, यानी शर्म आनी चाहिए हमारे जैसे मुल्कों के 20 बिलियन की हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स की, जो हम बनाते हैं, 31 की इम्पोर्ट वो करते हैं ब्रेन। तो मतलब दिस इज रॉन्ग। वही ब्रेन यहाँ इस्तेमाल कर लें तो शायद। फिर आपका एक कर्जा होता है आपका सोर्स, और टैक्स होता है। टैक्स आप प्रॉफिट पे लेंगे ना, हम तो बेचारों से नुकसान पे भी ले लेते हैं, टर्नओवर पे। टर्नओवर टैक्स है ना आप, अब टर्नओवर का मतलब नहीं आपको प्रॉफिट होगा, यू मे हैव अ नेगेटिव प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कंज्यूमर बेस हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए कि हम इनकम पे, इंसान, हमारी पाकिस्तान की मेंटेलिटी है कि हम इनकम पे टैक्स देना पसंद नहीं करते। हम ज़कात दे देंगे, खैरात दे देंगे, टैक्स नहीं देंगे। और ये सारी दुनिया में है, हमारे यहाँ ज़्यादा है, बाकी जगह भी है। अमेरिका वाला भी टैक्स देना नहीं पसंद करता, जो जितने हरबे इस्तेमाल कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, यहाँ से वो बचाता है। खैर, वो हम वहाँ से जो आपको फॉरेन फंडिंग भी आती है ना, इसमें इंडस में, इसमें ये सिर्फ इसीलिए आती है कि उनके टैक्स बचते हैं। अगर आज आप उनके टैक्स बचने बंद हो जाए, सारी फंडिंग बंद हो जाए। हाँ, सब बंद हो जाए। तो वो जो है ना, जो हम जैसे यूएई की इकोनॉमी जितनी मैं समझाऊँ ना चीज़, तो वो कंज्यूमर है, यानी आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं, जितना मर्जी कमाओ। तो जब आप ज्यादा कमाओगे तो आपको अय्याशी भी तो सूझेगी ना, यार अब मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, अब मैं घर जब आप वो करने जाते हैं तो वहां टैक्स है। आप अच्छे से अच्छे घर में अगर लेना चाहते हैं उस पर टैक्स है, आप अगर होटल में ठहरेंगे टैक्स है, रिजॉर्ट में ठहरेंगे, तो आप जितनी आपकी डिस्पोजल इनकम बढ़ेगी उतना आप डिस्पोज करेंगे। जब वो डिस्पोज करेंगे तो सीधा गवर्नमेंट के पास आएगा, तो उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और इकोनॉमी ट्रिकल डाउन होगी इस फर्श तक। बिल्कुल, क्योंकि बैरे को भी मिलेगा, खानसामा को भी मिलेगा, कपड़े सीने वाला। अब आप जाएं दुबई में, सारे ब्रांड ही ब्रांड है, कौन खरीदता है? हम ही लोग खरीदते हैं ना। बिल्कुल, तो डिस्पोजल करते ना जाके वहां, बनाते तो नहीं है ना। तो सर इस पे भी गौर करना चाहिए हमें। सर ये तो आगे आपकी इनकम उसकी, फिर उसके बाद आप रोते हैं कि जी हमारे फॉरेन एक्सचेंज नहीं बढ़ते। आपके फॉरेन एक्सचेंज कर्जा लेके आप बढ़ाएंगे तो बड़े खुशी से बढ़ाते रहे। आप ईमानदारी से बताएं कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है इस वक्त हमारा 16 बिलियन का, इसमें कितना वो है जो लोगों ने रखा है, वो कितना हमारा अपना है और कितना कमर्शियल है। आपको अभी पता चल जाएगा आपकी इकोनॉमी के पास कितने दिन का इम्पोर्ट बिल है, अभी पता चल जाएगा। ये मैंने नहीं कहा, ये आप खुद देख लें, मैं तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, डिक्शनरी देखना सिखा रहा हूँ कि भाई लफ्ज का मायने नहीं पता तो डिक्शनरी तो देखना सीख लो, तो लफ्ज के मायने पता चल जाएंगे। सर ये जो पाकिस्तान एक बड़े अरसे से IMF डेट और कर्जा, इससे कभी नहीं हटेंगे। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, है तो यही क्या? देखिए एक जमाना, इसकी भी मैं एग्जांपल दे दूं, इत्तेफाक से अल्लाह ने मुझे बड़ा करम किया। शौकत अजीज की टीम में मैं था, जो भी था छोटा मोटा था। हमने पहली दफा कशकोल तोड़ा था, 2006 था या 5 था। उस दिन आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब ने टीवी पे आके ऐलान किया था कि साहब कशकोल तोड़ दिया, हम IMF से आज़ाद हो गए, अब हम वी आर इंडिपेंडेंट। 2007 में फिर कशकोल पकड़ लिया आपने, उसके बाद से 23 दफा पकड़ा है। 23 दफा पकड़ा है। तो भाई इस 23 दफा से निकलने का तरीका क्या है? आप उनसे जाके कहते हैं कि नहीं जी ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, जो आप बताएं। आप ये कहते हैं दिस वाज, मैंने अक्सर इकोनॉमिक लोगों की तकरीर जो गवर्नमेंट में कहते हुए सुना है, ये तो IMF ने कहा था हम कुछ नहीं कर सकते इसका, या फिर IMF को दे दो ना प्राइवेटाइजेशन में, जैसे PIA दी ऐसे ये भी देते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो चलाते रहेंगे, जो कहेंगे खुद ही कर लें, बजाय हमें बताने के लगा के दिखाएं, इकोनॉमी ठीक करके दिखाएं। ये तो बता के खुद तो कहते हैं हमने थोड़ी कहा, हमने तो सिर्फ मशवरा दिया था, किया तो तुमने। तो इस मसले से हटने का एक वाहिद तरीका है कि IMF से कहें खुद चला लो और ठीक कर दो। तो भाई अगर उन्होंने ही बताना, मेरे अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है, तो मैं IMF का कशकोल कैसे तोड़ेंगे? आप उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा तोड़ दो, फिर आप कैसे उनके काबू आएंगे? आप मुझे तरीका बता दें। उनका तो इंटरेस्ट आपको काबू में रखना है ना, कि इनको मरने मत दो, इनको डिफॉल्ट मत करने दो, जैसे डिफॉल्ट करें थोड़े से दे दो।
फिर ये डिफॉल्ट पे आए, फिर थोड़े से दे दो। आप देख लीजिए, आप पूरी जिंदगी उठा के अपनी देख लीजिए, मैं एटलीस्ट मेरी जिंदगी में तो यही होता रहा सिवाय एक दफा की। और ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही नहीं, चलेगा। वो इसलिए चलेगा कि उनका इंटरेस्ट है। उनका कल इंटरेस्ट को आपसे कहेंगे इसको मार दो, कल कहेंगे फला जगह ये कर दो, फला जगह, आप मजबूरन करेंगे क्योंकि आपकी इकोनॉमी ऐसी है। आज आपके पास 1 महीने के या 2 महीने से ज्यादा का फ्यूल आज अगर हंगामा हो जाता है ईरान का, आपने कभी सोचा है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किया आपने कभी पाकिस्तान की? अगर ये हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप 2 दिन का ऑयल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है आपके पास, 2 महीने 1 महीने के रिजर्व। तो भैया कहाँ पहुंचेगा तेल? आज जो आपकी इकोनॉमी में कुछ अच्छाई नजर आ रही है वो आधा तेल होने की वजह से नजर आ रही है। तेल की कीमत आधी हो गई है 100 से, तो इसलिए वो 50% बिल आपका कम हो गया है, क्योंकि 34 आपका 24% बनता है। अच्छा, अब अगर ये 24% डबल हो जाए फिर कैसे करेंगे आप इसको? कैसे? ज़ाहिर डॉलर जैसे ही कोई हंगामा होगा तो आपका तेल तो 100 बैरल पे पहुंच जाएगा। था पहले, आज से थोड़े दिन पहले था। तो ये जो हमें विंडो मिली है इसका फायदा कोई नहीं उठाता, कुछ देखता भी नहीं, इस वक्त खुश रहते हैं, बड़े अच्छा हो गया, ये हो गया। भाई अच्छा नहीं हुआ, आपने सोचना है आज से 2 साल बाद क्या होगा, आज से 3। किसी आप इकोनॉमिस्ट को बिठा के बताएंगे 10 साल बाद हमारी इकोनॉमी कहाँ होगी? आपने किसी बजट में ये देखा? मैं कह के तंग आ गया हूँ अपने पॉडकास्ट में कि ये बताएं बजट में, ये ना बताएं किस पे ड्यूटी बढ़ाई किस पे कम की। दिस इज नॉट माई हेडेक। आप हम ना याद रह सकता है इतने आइटम। आप सिर्फ इतना बताएं कि आज से 7 साल बाद हमारा कर्ज उतर जाए। ये बताइए कैसे उतरेगा वो आप जाने। मैं तो सीमेंस में आपको नहीं बताता था ना मैं प्रॉफिट कैसे करूंगा, लेकिन प्रॉफिट तो करता था ना। तो मैं उनको ये थोड़ी जाके बताता था मैं इसकी कीमत इतनी बढ़ाऊंगा, इसकी कीमत इतनी कम करूंगा, इधर से बंदा निकालूंगा, इधर से बंदा रखूंगा, फिर आपको प्रॉफिट दूंगा, डिविडेंड। मैं तो उनसे वादा करता था भाई इतना डिविडेंड दूंगा, उतना दे देता था या उससे ज्यादा। तो आपको भी ये वादा करना चाहिए। सिर्फ एक लाइन, मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो बजट में जाके सिर्फ एक बात बताऊं कि साहब ये हमारा सोल्यूशन है उसको, डेट को खत्म करने का। IMF से हमारी जान छूट जाएगी 7 साल 5 साल बाद, इफ वी डू दिस थिंग्स। आई विल नॉट से SRO हमारी SRO इकोनॉमी है। रात को SRO निकलता है, फिर अगले दिन निकल जाता है। जब मेरा सामान आ जाता है तो फिर दूसरे को तंग करने के लिए दूसरा SRO निकलता है, उस पर 40%। तो इस तरह इकोनॉमी चलती है क्या? तो आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जो जंगल के रूल में चलता है। तो जंगल में तो इकोनॉमी नहीं होती, फिर तो वो होता है जिसकी लाठी। ये जो जंगलीपन हमने अपने अंदर इकोनॉमी में डाल लिया है, इसको किसी न तेरी तहजीब याफ्ता तरीके से समझाना पड़ेगा किसी को कि भाई आप इसको छोड़ दें। पहले क्या हुआ था, किसने क्या किया था, टैक्स लगा, आपने सुपर टैक्स लगाया भूल गए, ओ यार गलती हो गई। खुद वो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है मुझसे गलती हो गई। तो गलती हो गई दूर कर। आपको पता है हम ईस्ट पाकिस्तान का 1% टैक्स भी दे रहे हैं जो मर्ज कर दिया उन्होंने, आपको पता ही नहीं है। वो लगा था जब 71 जब पहले तूफान आता था उस पर लगता था वो फ्लड टैक्स, वहां पे जो वहां का टैक्स यहाँ लगता था वेस्ट पे, वो भी आज 1% आप किसी जगह दे रहे हैं, चेक कर लीजिए। तो भाई देखें इकोनॉमी आप जरूर ठीक करना। इकोनॉमी ठीक करना कोई चिड़िया वो नहीं है कोई मसला, ये एक रेसिपी है। इसके मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी बास्केट्स हैं, उन बास्केट्स को आपने सिर्फ मेंटेन रखना है। इंशाल्लाह 5 साल में आप IMF से जान छुड़ा सकते हैं। जितना हमारा कर्जा इतना है नहीं, इसको हम हमारी जो साइज है मुल्क का जो हमारे पास है उसके हिसाब से हम इस कर्जे को उतार सकते हैं, बशर्ते कि हम रेकोडेक का फैसला सही करें, स्मेल्टर लगवाएं। ये ना हो कि वो जैसे संदक में आज तक वो मिट्टी उठा के ले जाते रहे, बाद में कह देते 10% निकला कॉपर, आप मान लेते हैं। आपको पता ही नहीं है कितना, हमसे ज्यादा तो अकलमंद मैंने सुना अगवानी है, उन्होंने स्मेल्टर लगवाया, उनका यहाँ लगाओ। अच्छा। जितना ईंट वो निकलेगा, जितना सोना निकलेगा हमारे सामने तुलेगा, उसके हिसाब से हिसाब होगा। 50 तेरा तो 50 मेरा। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? भाई उसको मजबूर करें जो इन्वेस्ट कर रहा है। फिर आप ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर के बगैर FDI कैसे हो? आपका FDI आपकी रेमिटेंस से तकरीबन 22% कम है, 18 से 22%। यानी आपकी रेमिटेंस 22%, 22 टाइम्स, नॉट फीसद, सॉरी 22 टाइम्स ज्यादा है। तो FDI कैसे आता है? लॉ एंड ऑर्डर से। हालात ही ठीक नहीं रहेंगे। आज आपके वहां वो हो रहा था, कल मस्जिद में जब धमाका हुआ, क्या हो रहा था आपको पता है? ताजिकिस्तान का प्रेसिडेंट बैठा हुआ मुआहदे कर रहा था। हाँ बिल्कुल। वो बाद में जब धमाके का सुना होगा तो उसका वो क्या कहेगा आपसे? उस MOU पे अमल करेगा? आई डोंट थिंक। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वो कहेगा यार ये तो मैं तो बहुत ही करीब था, ये तो यहीं धमाका हो गया। हाँ
तो आपको किसी न किसी तरीके से अपने लॉ एंड ऑर्डर को तो ठीक करना है। इसके लिए मैं एक रेसिपी ये बताता हूँ, एक लाइन की। मैं अगर कभी मुझे चांस मिल गया तो मैं सबसे पहले 100 रेगुलेटर हैं टोटल, अच्छे और बुरे मिला के, रेगुलेटर एजेंसीज, रेगुलेटिंग एजेंसी, जैसे SECP है, स्टेट बैंक है, FBR है, पुलिस है, ISI है, ये रेगुलेट करते हैं ना किसी न किसी चीज़ को। MI है, IB है, CIA है, और ये आपका एओग्रा है, पेपरा है, नेपरा है, एंड सो ऑन, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है, ये सब रेगुलेटर है। ये हर एक खास इकोनॉमी की शय को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर अच्छा बंदा रख दें तो वो अपने नीचे अच्छा रखेगा। तो ये जैसे गुल प्लाजा हुआ, इसमें इकोनॉमी का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? आप भले लाख लाख दे दें, 1.5 लाख दे दें, एक परसेप्शन तो खराब हो गया ना बिजनेस का। तो लेकिन यहाँ गलती किसकी है? रेगुलेटर की। भाई वो जाता है, देखता रास्ता है नहीं है, ये उसका काम है, उसके पास पूरी शीट बनी हुई है चेकलिस्ट की। वो अगर करता है तो गुल प्लाजा में आग लग भी जाती। आग लगना मना नहीं है, आग तो लगेगी, दुनिया में लगती है, लेकिन आग में इस तरह की हरकत होना मना है। तो अगर वो वहां होता तो 2-4 मिनट में बुझ जाती। हमारा कोई रेगुलेटर काम नहीं करता, 10,000 रुपए रिश्वत लेके सर्टिफिकेट दे देता है। ये तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर, आपको पता है पेट्रोल पंप का भी इंस्पेक्टर है कि पूरा तुल रहा। तो ये जो 100 हैं, इनमें अच्छे लोग लगा दें अल्लाह के वास्ते। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरी इकोनॉमी रेगुलेट हो जाएगी। सही कहा आपने। अच्छा, आप रहे, अच्छा, FBR CBR भी रेगुलेटर है। हाँ, वो भी रेगुलेटर्स है, बिल्कुल सही। आप रहे पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो ये जो सर्कुलर डेट चल रहा है और बड़ा बनता हुआ जा रहा है, बनता जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, इसमें मैंने सोचा था कि मैंने रिजाइन सिर्फ सर्कुलर डेट की वजह से किया। अच्छा। जब मैं केयर टेकर में आया तो मैंने सबसे पहले सर्कुलर डेट को हैंडल करने की कोशिश की। उस वक्त ये कुछ भी नहीं था, ये मेरे हिसाब से 170 या 80 बिलियन था। मैं कैसे सेटल कर देते हैं, और इनसे कहते हैं अब हमें अपनी सारी बुक्स खोल के दिखाओ। जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होता कि आपका सिर्फ कुछ आप ही का है, मैंने नहीं देखना। कुछ चीज़ें इन्होंने करनी भी थी कि इतना ऑयल मेंटेन करना है, इतना ये मेंटेन, ये एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, ये हीट रेट मेंटेन करना है। क्योंकि मैं खुद इंजन में, मुझे पता है सबसे पहला IPP लगाने वाला मैं हूँ, रौश पाकिस्तान। रौश लगा, हाँ, फिर हपको वगैरह भी बाद में आए थे। हपको तो पहले आया था, लेकिन वो IPP के मोड में नहीं। अच्छा, IPP मोड में, G2G था। अच्छा, गवर्नमेंट सऊदी बिटवीन बेनजीर साहब। ठीक है। ये जो था रौश, ये पॉलिसी शाहिद खान साहब की पॉलिसी होती थी, उसके तहत आया था, जो इनके एडवाइजर होते थे बेनजीर के। ये सारी हिस्ट्री मेरे सामने से गुजरी हुई है सर। तो उस वक्त भी हमने बहुत सारी चीज़ों पे शोर मचाया था कि ये मत करो, आप ये करो। जैसे मिसाल तो उन्होंने कहा कि हम इतना आपको देंगे, इतने पैसे आपको लगाने। भाई मुझे क्यों बता रहे हैं मैं कितने, मैं 10,000 में लगाऊं, 20,000 में लगाऊं? आप मुझसे पूछें कि आप पर यूनिट कितना देंगे। आपका तो मसला उससे होना चाहिए ना। अगर मैं कम कह रहा हूं तो आप मुझे दे दें, आप कम कह रहे हैं तो आपको दे दें। ये पूछने की क्या जरूरत है कि आपको 1 लाख पर मेगावाट आप लगाएंगे या 1 मिलियन पर मेगावाट लगाएंगे और यहाँ लगा। आपको तो ये बताना चाहिए कि इस घर में लगाना है, यहाँ लगाना है, या लगाना। बताओ कितने पैसे लोगे? पैसे भी किस चीज में? यूनिट के। कैपेसिटी वैपेसिटी मेरी नहीं है, मैं बता दूंगा मैं 10 रुपए मैं अपने तौर पर सारी चीजें अकाउंट फॉर करूंगा ना, यूनिट भी, फलाना भी, जो भी मेरे रिस्क है ना, हम सारी चीजें हम बताएंगे, पैसे भी हम बताएंगे, आप कितने यूनिट में बेचेंगे। तो ये फिर मैंने क्या करना, फिर तो मैं अयाशी करूंगा, कैपेसिटी चार्जेस भी आप बताएंगे। तो फिर तो जब ये 2013 में मेरा पहली मीटिंग हुई, नाम नहीं लूंगा उन साहब का, वो CBR के चेयरमैन भी रहे, वैसे इसके वो भी रहे, तो उनसे बड़ी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, इतना ही बनता है। लेकिन जब हुकूमत आई 2013 की, तो मुझे बुलाया गया और कहा कि साहब इसे आप 480 बिलियन देते हैं। मैं तो नहीं दे सकता। मैंने रिजाइन किया, मैं निकला। अच्छा। और मैं वहाँ कह के निकला था कि 480 नहीं, ये 4,000 से भी ज़्यादा जाएगा आज अगर इस पे साइन कर दिया तो। एग्जैक्टली वही आज चेक कर लीजिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होना ही था ना, वो तो मल्टीप्लाई। मैंने कोई कारनामा नहीं कहा था बोलते, मैंने तो उसका मल्टीपल इफेक्ट देखा था कि अगर आज ये 480 है तो अगले साल यही कैपेसिटी ये बढ़ जाए। और जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन, यानी आपकी इंस्टॉल प्रोडक्शन बढ़े ना बढ़े, इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इस पे आप कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं तो वो भी तो बढ़ेगी। हाँ, वही बढ़ेगी, बिल्कुल है। मतलब कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं, खर्च हो नहीं रही, तो कौन देगा? मैं ही दूंगा ना। तो यूनिट बढ़े,
तो ये वो मेरा दुखती रग है, आपने रख दी। तो आज भी अगर कोई मुझसे कहे तो मैं आपको सर्कुलर डेट घंटों में ठीक करा के दिखा सकता हूँ। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है कि किसी, मेरी बहुत प्रोग्राम है इस पे आईपीपी पे बहुत सबसे पहला प्रोग्राम मैंने किया था आईपीपी पे। बाद में लोग हाईजैक कर गए। अच्छा, तो अगला प्रोग्राम आपसे आईपीपी पे पूरा करेंगे, एक्सक्लूसिव करेंगे। आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक ला के दिखा दें रिसेंट, जो बाद में हुए हैं। आखिरी हुआ था इमरान खान के जमाने में। अच्छा। जिसमें वो था, क्या नाम था, नदीम बाबर और खालिद मंसूर और ये सारे। वो मुझे सिर्फ उसका मसौदा लगा। फेडरल सेक्रेटरी पावर ने कहा था अगर मैंने असेंबली में क्या, अगर मैंने ये एक भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना तो हुकूमत चली जाएगी। अच्छा। तो अब मैंने नहीं कहा, उसकी रिपोर्ट्स में है, नहीं, आप असेंबली की वो उठा के देख लें। आप मुझे एक भी कॉन्ट्रैक्ट ला के दिखा दें, मैं आपको यहीं सेट कर देता, उसी कॉन्ट्रैक्ट पे बहस करके उसे सेटल कर देता। ठीक है, किसी से भी मिला दें, क्योंकि मैंने खुद किए हैं ना, मुझे पता है कहाँ लूप होल है। सर बड़ा अच्छा लगा, ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके, और बहुत सारी चीज़ें सुन के जो मैं समझता हूँ कि देखने वालों के लिए डेफिनेटली सर देखें, सोल्यूशन हर चीज़ का है सर रशीद भाई। सोल्यूशन के लिए थोड़ी सी विल पैदा करनी। हम शुरू करते हैं एहतसाब 1947, वो होगा नहीं। आज की तारीख पे कट करेंगे, पिछले गुनाह माफ। जो मैं कहना चाहता इसलिए आपको इंटरप्ट किया। कहना माफ, जो कुछ कर लिया हमने नहीं हिसाब लेना। आज के बाद किसी ने कहा तो गर्दन जद्दनी, बस यही। चाइना ने भी ये कहा। ये कर लें, आपकी इकोनॉमी, एजुकेशन, कोई मसला ही नहीं रहेगा सर। सबको पता है क्या करना है। आप क्या समझते हैं, मुझसे ज्यादा अक्लमंद लोग इधर उधर नहीं बैठे हुए, सब बैठे हुए हैं। लेकिन वो एक जगह कलेक्टिव सक्सेस है ही नहीं। हमारी इंडिविजुअल सक्सेस आप हर एक से पूछ लें, कलेक्टिवली हम फेल हो जाते, क्योंकि मैंने आपकी गर्दन काटनी, आपने मेरी काटनी। बस ये कहना चाह रहा था। सर आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूबल इनपुट, और इस उम्मीद के साथ आज हम इसे ख़त्म करते हैं कि आपके साथ इंशाअल्लाह आगे भी सेशंस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।